हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। तो ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया सेशन है। इस सेशन में हम लोग देखिए बिहार पीसीएस में यानी कि बीपीएससी में जितने भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, देखिए ये जो है आपका लेटेस्ट बुक है, आपका लेटेस्ट एडिशन, जिसमें आपको प्रीवियस के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारा आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा। यानी कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों रहेगा। तो ये घटना चक्र के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। जैसा कि आप इसका हिस्ट्री और पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट इसका पढ़े होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग में से बहुत लोग उसका इसका बुक आपके पास होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लेटेस्ट जो है आपका 66 बीपीएस हुआ था, उसका भी क्वेश्चन है। तो अब तक देखिए 1992 से 2020 तक का जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका ये सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो मैं इसको आप लोग के सामने आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये पहला सेशन जो होगा वो होगा आपका एंशियंट हिस्ट्री का। और ये सेशन जो रहेगा वो हिंदी में रहेगा। लैंग्वेज जो इसका रहेगा वो हिंदी में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आज के सेशन में ये एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन इतिहास का, एंशियंट हिस्ट्री का रहेगा। और ये देखिए इसमें जो है आपका सारा देखिए हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री 3 पार्ट में मैं प्रयास करूंगा लेके आऊं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और उसके बाद देखिए जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो यानी पॉलिटी, समान विज्ञान साइंस हो। करेंट का पोर्शन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि करेंट का क्वेश्चन पुराना हो गया, तो उससे नहीं पूछेंगे। मिसलेनियस जो विविध है, सामान्य भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में यहाँ पे सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षा। तो सबसे पहले हम लोग जो मेनली रूप से इम्पोर्टेंट है वो है आपका भारतीय इतिहास। यहाँ से आपका चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, ये तीनों सेक्शन से आपका बिहार और ये अगर मिला लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 30 to 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपको। आप और ये तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखिए कि इसमें जो है आपका क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में रिपीट होता है। 5 से 10 क्वेश्चन आपका डिक्टो, या एक सब्जेक्ट में बोले तो 3 से 5 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। आप ट्रेंड देख सकते हैं और मैं दिखाऊंगा आपको हर एक क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो आप उस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट बुक है और जो आखिरी एग्जाम हुआ था 66वीं, वहां तक का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा है इसमें। तो किसी भी तरीके से ये सेशन आप देखना, पूरा सेशन देखिए, ना भूलें। पूरा सेशन देखने से क्या होगा कि आपका, आप पहले से भी पढ़ के रखे हैं तो एक रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको एक बेस पता चल जाएगा कि किस लेवल का आप नया स्टूडेंट हैं और पहली बार फॉर्म भरे हैं। तो आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ये जानना सबसे ज़रूरी है। पढ़ने को तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं बीपीएससी, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है। इसमें ऑप्शन भी 5 रहता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए चलिए आज इस सेशन को हम लोग आरंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो पहला सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। काफ़ी अच्छे से मैं इसका देखिए सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो क्वेश्चन कब पूछा गया। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये हिंदी में रहेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में हिंदी में है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, साइंस है नहीं कि आपको कोई दिक्कत होगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपका, एकदम बिल्कुल आपको अच्छे से दिखेगा, मैं इतना जूम कर दिया हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं या टैब में देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए और आप सेशन को पूरा देखिए, एक दो प्रश्न छोड़कर मत भागिए, क्योंकि एंशियंट के बाद यानी कि प्राचीन के बाद मध्यकालीन आएगा, उसके बाद मॉडर्न आएगा। और ध्यान रखिएगा मॉडर्न से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग एक सीक्वेंस वाइज एंशियंट से शुरू करेंगे, यानी कि प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा किसका, पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम मतलब पुराना से पुराना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। ध्यान रखिएगा इसका, तो पशुपालन और कृषि का जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल कुछ देखिए कुछ टाइम पीरियड ये बताते हैं, कुछ 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव है। ध्यान रखिएगा यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य का स्थल इससे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो कि कहाँ है मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए कौन सा अनाज का मिला है, तो गेहूं का साक्ष्य मिला है। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है। तो देखिए चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला मेहरगढ़ से, और चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा। ये कहाँ है, ये प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, और ये चावल की साक्ष्य मिला है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, और मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो आप देखिए, जैसे ये प्रश्न पूछा गया था आपका, ज़्यादा पुराना नहीं है, 64वीं बीपीएससी में, आप अभी 67th अपियर होने वाले हैं। और ध्यान रखिए 67 बीपीएससी के साथ साथ ये सीडीपीओ, क्योंकि दोनों का सिलेबस सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का एग्जाम जो करवाएगी वो बोर्ड भी सेम है, दोनों बीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि डेट भी आ गया आपका, दोनों एग्जाम जहाँ तक उम्मीद है अप्रैल में ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ताम्रप्रशान युग को। तो अब आइए, और ये देखिए ये कब पूछा गया था, 44वीं बीपीएससी 2000 में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युग के कैल्कोलिथिक युग, ताम्रपाषाण यानी कि कॉपर युग, कॉपर कॉपर पीरियड को हम लोग कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी संस्कृतियां कहा जाता है। तो देखिए उस तरह का युग जहाँ पे तांबे यानी कॉपर का यूटेंसिल्स और औजार यानी कि टूल्स वगैरह मिलता था, उसे कहते हैं हम लोग ताम्रपाषाण युग, और उसी को कहते हैं कैल्कोलिथिक युग। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये 95 में पूछा गया था। तो कौन सा रंग चढ़ाया जाता था मिट्टी के बर्तनों पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। आज भी प्राय लाल ही रंग रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। देखिए जो हड़प्पा निवासी थे, व्यापक मतलब कि मतलब बहुत ज्यादा करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक, जो ऐसे जो चाक रहता है तो पैर से चलाने लायक कुछ होगा, अभी तो उसको ऐसे इस तरह से घुमाता है, और इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया है, प्रयोग किया जाता था। देखिए पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। और देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर
ये जो चाक था वो हाथ से प्रयोग करने वाला आ गया। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। आज भी देखते हैं प्लेन रहता है, फिर कुछ तो उसमें डिजाइन बना हुआ रहता है। तो जैसे लगे वैसे ही तो मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। तो ये भी जो बनाया जाता था उसमें मिट्टी के साथ से उसमें रेत मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग के रूप का ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो चलिए, इससे हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का, देखिए, लेखन कला से पहले के कालखंड को प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड। अब देखिए, कब का टाइम पीरियड को आदि ऐतिहासिक माना जाता है? तो 2500 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड को। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो सैंधव सभ्यता कब की है? तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे देखिए, ये पूछा गया आपका 2017 में 63वीं बीपीएससी में। और इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आपका पक्की ईंट से बनी इमारत। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग करके। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अब देखिए एग्जाम्पल उसका क्या हो सकता है पक्की ईंट से बना? तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था, द ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वह अन्नगार प्रमुख है। इस इनकी सतह पक्की ईंटें की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ये जो ईंटा है पक्की ईंट, और ये जो यहाँ पे जो मटेरियल भरा गया, जैसे अभी कंक्रीट या सीमेंट भरा जाता है, तो वो क्या जिप्सम तथा मोर्टार है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये 2011 में पूछा गया था, 53वीं से 55वीं बीपीएससी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा लोथल। तो देखिए, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये कहाँ है लोथल? ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये आपका 60 से 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनावली। टेराकोटा का हल कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। अब बनावली कहाँ है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित, यानी कि बनावली कहाँ है? ध्यान रखिएगा, हरियाणा में है। और यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो देखिए, ये जितने भी स्थल हैं, साइट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आप, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है, चाहे वो कोई भी। और ये देखिए, ये 66 बीपीएस यानी पिछला बार जो हुआ 2020 में, उसका प्रश्न है। तो हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये मिला है आपका कालीबंगा से। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल के गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमान जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत, देखिए कहाँ से मिला? कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्के पिज्जे, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। वर्ष 1921 मतलब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। तो देखिए सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा। और वर्ष 1926 से 27 वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वर्ष हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुआ। तो आंसर हो जाएगा कि कौन नहीं थे संबंधित? तो वी.ए. स्मिथ। बाकी ये तीनों थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। किसके द्वारा किया गया मोहनजोदड़ो की खोज? तो राखल दास बनर्जी, ध्यान रखिएगा। तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद तथा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखिएगा वी.ए. स्मिथ किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो भारतविद तथा कला इतिहासकार के रूप में। नेक्स्ट है आपका, बोगज कोई का महत्व इसलिए है। अब ये देखिए बोगज कोई क्या है। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा बोगज कोई में जो अभिलेख मिला, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक काल के देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 39 बीपीएस में पूछा गया था। बोगज गोई एशिया माइनर, अब देखिए इसका नाम है एशिया माइनर, से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवता का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भी भारत में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे तो एक ही बार दिया गया है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी। ये काफी अन्य बीपीएससी के अलावा अन्य एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। परुष्णी नदी वर्तमान में रावी, तो परुष्णी नदी को वर्तमान में किस नदी से जाना जाता है? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनुदूह, युद्ध, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। ध्यान रखें। क्वेश्चन ये था कि आपका प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ध्यान रखिएगा परुष्णी, और परुष्णी का अभी करंट में नाम क्या है? तो रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है। तो देखिए ऋग्वेद में एक्सप्लेनेशन देखिए पढ़ने से क्या होगा आपको, ये प्रश्न का तो आपको डिटेल मिल ही रहा है, साथ साथ में उसके से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है, अगर मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आता है तो उसको रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का। एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो ध्यान रखिए कौन ऋग्वेद में कहाँ पर है? तो वो 3य मंडल में है गायत्री मंत्र। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी काफी बार यहाँ पे 39 यूपीएससी दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये पिछली बार ही पूछा गया आपका 66वीं बीपीएससी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशेषिक।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितनी बार पूछा गया है ये, और इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर, जो बोलिए, आपका दोनों आंसर सही होगा अगर जो पूछा जाए, जो कि वैशाली के निकट है। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो माता जो थी उनकी त्रिशला, वो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। पिता कौन थे महावीर के? तो ध्यान रखिएगा, नाम उनका सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्म पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिसमें ब्रह्म के लिया और महावीर स्वामी का जन्म सही जन्म 500 आपको 540 मिल जाएगा। सही जन्म 599 ईसा महावीर स्वामी महात्मा पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म, नया वाला जो एनसीईआरटी है उसमें भी ये 599 प्रकाशित हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा 540 और 599 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपको 599 अगर दिया गया है तो आपको 599 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो ये हुआ पावापुरी। आप लोग में से बहुत लोग गए भी होंगे पावापुरी, जो कि राजगीर के पास नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। और ये यात्रिक संघ क्या था? वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्षों की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम शिष्य उनका कौन सा था? देखिए ये 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उसी पुत्री का विवाह जमाली के नाम के क्षत्रिय से हुआ था। बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। तो देखिए पुत्री का जो हस्बैंड था वो उनका अनुयायी बन गया। क्वेश्चन था आपका प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। एक तरह से बोला जाए तो उनका दामाद था। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद महावीर का विरोध किया और जमाली ने बाद में, देखिए बाद में महावीर का विरोध किया और बहुर्तवाद नामक, ध्यान रखिएगा, बहुर्तवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की। तो ये भी पूछा जा सकता है आपकी कि बहुर्तवाद नामक संप्रदाय की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिए जमाली के द्वारा। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है, जो अन्य शिष्य थे 11 जिन्हें गणधर कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे गणधर किसको कहा जाता था? तो महावीर के जो अन्य 11 शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता है। निम्न प्रकार था। कौन कौन थे? तो देख लीजिए एक बार, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। तो ये जो अन्य शिष्य थे, जमाली जो पहला था, उसके अलावा जो अन्य शिष्य थे, और ध्यान रखिएगा उनको गणधर कहा जाता। तो ऐसे कीवर्ड पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना, तो ये होगा आपका चौदहपुर। चौदहपुर प्राचीनतम। देखिए अब ऑप्शन में दे देगा, कुछ नाम दे देगा और फिर दे देगा आपको चौदहपुर, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है, यानी कि सबसे प्राचीनतम।
तो 14 पूर्व जो जैन ग्रंथ है वो सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, ध्यान रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्षों की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा, कब? तो ध्यान रखिए, बैसाख पूर्णिमा के रात्रि एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ आए। कहाँ आए? तो सारनाथ, जिसका कि पुराना नाम था उरुबेला। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को और इसी प्रथम उपदेश को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो सारनाथ में। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाए आपसे 4 आर्य सत्य किसको कहा जाता है, तो ये जो पहला उपदेश दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में, उसी को कहते हैं 4 आर्य सत्य। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक को बारीकी से देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास समय अभी है। जितना बारीकी से पढ़िएगा वहाँ पे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आप बिल्कुल आपको आसानी होगा। तो देखिए, सिर्फ आप क्वेश्चन करके आंसर मैं चाहूँ तो बता दूं, बहुत कम समय में आपका हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन में जाइएगा तो आपको चीज़ों के बैकग्राउंड में क्या है, कब हुआ था, ये सब ध्यान में रहेगा। तो आप जब रिवीजन कीजिएगा तो ये सब बातें आपको दिमाग में चलते रहेगा। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो अगर बैकग्राउंड नॉलेज रहा तो आप बिल्कुल उसको आसानी से सॉल्व करके ले जाइएगा। तो बस आप ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, बस वीडियो को लाइक करते जाइए। आपके लिए मैं इस तरह के अन्य जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन या टॉपिक्स हैं, मैं एक एक करके आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो आप बस चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। नए हैं आप तो नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यूपीएससी, सीडीपीओ और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का या टॉपिक का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप बिहार पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, बिहार समग्र का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। साथ में आपका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जो कि परफेक्शन आईएएस का है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का बनाया गया है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, जितने भी अभी तक टेस्ट मेरे द्वारा दिया गया वहाँ जो परफेक्शन आईएएस का है, वो टॉपिक वाइज है, आप उसको देखिए। वो 150 क्वेश्चन आपको लगभग 500 क्वेश्चन के बराबर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का? तो ये हुआ आपका कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वो बौद्ध धर्म के, और ये देखिए कुशीनगर अभी करंट में भी काफी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ न्यू एयरपोर्ट बनाया गया है। तो ध्यान रखें आप। तो प्रश्न आपका ये करंट के साथ साथ हिस्ट्री में तो इम्पोर्टेंट है ही। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, फिर राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसके बाद कपिल वस्तु, राजगीर, वैशाली और कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन बन सकता है, कुछ भी बीपीएससी है तो आप किसी भी तरह से प्रश्न है, आपको बस तैयार रहना है। कौशल राज में हुआ। कौशल राज प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली। तो देखो वहाँ का राजा जो था प्रसेनजीत, वो भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदद शुकर मदद को खाने को दिया, इसलिए उन्हें
रक्ता रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा यानी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया बौद्ध ग्रंथों में से, और इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सारा टॉपिक देखिए मैं बिहार हिस्ट्री में भी काफी अच्छे से पढ़ाया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ तो आपका रिवीजन हो ही रहा है। ये जितने भी टर्म है, जैसे महापरिनिर्वाण हो गया, फिर आपका अ, उसके अलावा जो ये था आपका धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, और ये बौद्ध रिलेटेड लिटरेचर से जितना है, तो आप देखिए वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए बिहार समग्र का, वहाँ पे आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से एक अलग से टॉपिक होगा। आप चाहें तो सिर्फ उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको बुद्ध और जैन से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो देखिए ये प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये बौद्ध की है। अब देखिए त्रिपिटक में डिटेल में अगर गया तो क्या है वो पूछ सकता है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए उनकी मृत्यु के बाद जो उनका उपदेश था, उनके जो टीचिंग्स थे, उसको संकलित मतलब कि कलेक्ट करके 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? तो त्रिपिटक। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो विनय पिटक। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से पिटक में क्या है, तो ध्यान रखिएगा। विनय पिटक में है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। फिर दूसरा है आपका सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के वचन। तो ध्यान रखिए सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये तीनों आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन, और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिरत्न या तीन रत्न। और ये देखिए ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है, पिछले साल ही पूछा गया है, मतलब पिछले बीपीएससी में 2021 में तो बीपीएससी द्वारा भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया, उनके द्वारा डेट बढ़ाते बढ़ाते 2022 ला दिया गया है। तो चलिए कोई नहीं, आपको इस तरह से तैयारी कर लेना है कि 22 में हो या कभी हो, आपको एक सीट कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए पीटी ही ज़्यादा टफ है बीपीएससी का, तो पहले हम लोग इसी की तैयारी करते हैं, पीटी के बाद हम लोग मेंस का भी करेंगे। तो देखिए त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से। देखिए वो त्रिपिटक था, ये त्रिरत्न है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत लोग पिछले बार कंफ्यूज हो गए थे, ये त्रिपिटक है। सभी लोग त्रिरत्न को भी उसी वही समझ के उन्होंने बौद्ध धर्म मार दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म से। तो जैन धर्म की मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ त्रिपिटक था, यहाँ त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न क्या क्या है? तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो ध्यान रखिएगा धारण, चरित्र और ज्ञान, ये जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है अन्य एग्जाम में भी। यहाँ पे तो एक ही का दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बीपीएससी में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन क्या नहीं था। तो ये आत्मदमन, ये कॉमन नहीं था। तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है आपका बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश से किस पीढ़ी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ पंचम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने
नष्ट कर दिया था। तो किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो करंट में जो वृक्ष है वहाँ किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो लगाया गया था आपका अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो ये ब्रिज प्रोटेक्टेड है, आप उससे पत्ती वगैरह कुछ तोड़ नहीं सकते हैं। अगर उससे खुद से जो गिरेगा उससे पत्तियां, उसी को आप ले सकते हैं। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह ब्रिज क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। तो देखिए किसके किसके द्वारा लगाया गया। तथ्य है जिसके अनुसार क्रमशः 2 बार अशोक के द्वारा लगाया गया, एक बार पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और एक बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम का। तो अभी लेटेस्ट वाला जो है वो कनिंघम के द्वारा लगाया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर उस तरह से नहीं पूछा ये कौन से पीढ़ी का है, तो आपसे ये पूछ जाएगा कि अभी जो जिस वृक्ष अभी जो एट प्रेजेंट है वो किनके द्वारा लगाया गया था। यह 6ठी पीढ़ी का अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो देखिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो कहीं पे आपका 5th बताया गया है और कहीं पे 6th बताया गया है। तो ये कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका 5th बताया गया है, लेकिन कुछ साक्ष्यों में तथ्यों में इसको 6th भी बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर गया होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आपका आजीविकों के द्वारा किया गया। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर, तो देखिए ये अगर ये देखा जाए कि बराबर की गुफाएं कहाँ है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेता है, फिर देख लेता हूँ, फिर आप लोग को मैं बताऊंगा। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण कर्ण चौपड़ नामक गुफा सुप्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ये अगर नॉर्थ टू साउथ देखें तो गया और जहानाबाद के बीच में, गया से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बराबर की गुफाएं हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा ये अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। और किसके निवास करने का स्थान था ये आश्रय गृह? तो आजीविकों का। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मखल्ली गोसाल। मखल्ली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। तो शुरू में तो वो महावीर को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में वो शिष्यता त्याग कर स्वतंत्र संप्रदाय की, मतलब आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनके मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा एवं पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक, काफी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसका सही जवाब होगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। ध्यान रखिएगा, इससे इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। और यही है वो कौन है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था मगध का? तो ध्यान रखिएगा उदयन के द्वारा। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। तो ये जो 3 वंश है, शिशुनाग, नंद और मौर्य, इसका भी राजधानी आपका पटना ये पाटलिपुत्र ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शासक द्वारा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, और अगर यही पटना का पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे इसका जवाब हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर हो जाएगा उदयन। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदय भद्र के शासन काल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है।
उसने राजगिरी के इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। सेमी क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस, देखिए तो ये प्रश्न देखिए आपको 46वीं बीपीएससी में पूछा गया, 48वीं में पूछा गया, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न आपको रिपीट होंगे, हल्का सा प्रश्न का चेंज होगा जो रूप, लेकिन टॉपिक और कंटेंट जो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो मान के चलिए आपका 5 से 10 क्वेश्चन यहीं से श्योर हो जाएगा आपका। आप अगर पूरा हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न कर लेते हैं, और साथ में ज्योग्राफी, और उसके अलावा जो बिहार का है, अगर ये 3 सेक्शन भी कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कुल आपका 15 से 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है, इतना श्योर शॉट बन जाएगा आपका। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ऑलमोस्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो उदाइन, मगध नरेश उदाइन के शासनकाल की सर्वपूर्ण घटना, एक्चुअली हम लोग ये कर चुके हैं क्या? देखिए पाट नहीं नहीं अलग है, पाटलिपुत्र संस्थापक 48वीं में पूछा गया, पाटलिपुत्र राजधानी तो ये 46वीं में पूछा गया, और ये 44 में। देखिए आपको बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र के बारे में बताया था, तो इसका भी आंसर उदाइन हो जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिविजन करने से। तो जब पहले के 3 एग्जाम में ये लगातार पूछा गया, तो अभी भी पूछा जाएगा, बस इसको आप मान के चलिए। तो मगध नरेश उदाइन के शासन काल की प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है, और उसने राजगीर से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। बैक टू बैक हम लोग 3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपका रिवीजन और अच्छे से हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, एटलीस्ट एग्जाम तक तो नहीं भूलिएगा, इतना तो भरोसा मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो देखिए, तो यहाँ तो पहले ही क्लियर हो गया, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है, तो वैशाली है। किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख थे। लिच्छवी कौन थे, तो वज्जी संघ के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी ध्यान रखिएगा राजगिरी थी, और उसके बाद फिर पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा किया, हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हरियर वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, हर्यक अभी भी हम लोग देख चुके ऊपर के एक्सप्लेनेशन में। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदायन यानी कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। ये एक कौशाम्बी का वत्स राजा उदयन था, वो अलग था, ये उदयन था, ध्यान रखिएगा। सेंड्रोकोटस, उदयन और उदयन, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार का पुत्र उदयन था। तो अजातशत्रु का पुत्र बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र उदयन, ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपको, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका सही जवाब होगा आपका विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट को उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ध्यान रखिएगा, ये जेम्स प्रिंसेप। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, और यहाँ पे उतना सारा दिया हुआ नहीं, लेकिन ये जितने बार दिया गया उससे बहुत बार ज्यादा बार पूछा गया है। तो ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम
1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामपीय की पहचान सिंहल के राजा तीस ने कर डाली। ये जो था देवनामपीय की पहचान किसने की, तो सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचियों दीपवंश तथा महावंश की उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? काफी बार ये भी पूछा गया, इंडिका ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था, तो देखिए ये भी पूछा गया किसके समकालीन था, तो सिकंदर के। सिकंदर ने समकालीन विदेशी लेखक नियाकर्स, ओनेसिक्रस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज नामक सर्वाधिक पुस्तक है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंडिका का लेखक कौन है, तो अभी पढ़े हम लोग, मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि इंडिका में क्या वर्णित है, मतलब किस से आधारित वो बुक है, क्या कंटेंट है। तो इसमें इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन जो जो स्टेशन था उसका वर्णन है। नगर प्रशासन 30 से सदस्यों विभिन्न समितियों द्वारा होता है। सदस्यों की विभिन्न समितियां यानी कि 6 समितियां होती थी। 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5 से 10 शामिल थे। तो देखिए 30 मेंबर थे, 6 आपका काउंसिल एक तरह से था, और प्रत्येक में 5 मेंबर थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। सेल टैक्स विक्रय कर का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सही है। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी कुछ देखा सुना, उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, यानी कि लिख दिया। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो कौन था, तो बृहद्रथ था, ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख में रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये है आपका जूनागढ़ अभिलेख में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रादमन जो कि 130-150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अशोक के 14 प्रज्ञापनों के प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख, दोनों का है, इस पे खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रादमन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये था आपका खारवेल का, ध्यान रखिएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था, और हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, यहाँ पे आंसर जो दिया गया ई दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन दिया है महामेघ वाहन, चेदी सातवाहन और रथ भोजक वंश। तो देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों इसका आंसर ई दिया गया है। तो ध्यान रखिए, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश पड़ा गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है।
तो देखिए यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। अब यहाँ पे आंसर ई दिया गया है इसका। तो चलिए आगे देख लेते हैं, अब इसका आंसर ई क्यों दिया गया। एक्चुअली यहाँ देखिए दो दो ऑप्शन हो जा रहा है। महा चेदी का संस्थापक था महामेघ नामक व्यक्ति, अतः इस वंश का नाम महामेघ वंश भी पड़ गया। तो यहाँ पे चेदी हो जाएगा महावेग, इस वजह से आपका आंसर ई दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। काफी बार पूछा गया ये, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को किस लिए कहा जाता था, क्योंकि ये, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन है, तो ध्यान रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त के विजयों का, और इसके लेखक हरिसेन है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसको वी एस स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन का संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होगा स्कंदगुप्त। अब देखिए इसका जो डिटेल मैं यहाँ पे गुप्ता पीरियड करके, गुप्ता डायनेस्टी करके एक आपको बिहार समग्र का प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी करके आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जितने भी गुप्ता टाइम पीरियड के जितने भी राजा थे या शासक थे उनका डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपका गुप्ता टाइम पीरियड का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हुनों को पराजित किसके द्वारा किया गया था, स्कंदगुप्त के द्वारा। तो हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में, यानी कि 455 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ, तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए, मतलब कि वो हुनों को परास्त कर देता है। कौन, तो स्कंदगुप्त। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुश नवाज था। यह आक्रमण का धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य को पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार की किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है। 60 से 62 में यूपीएससी में पूछा गया था ये। तो इसका आंसर होगा बिना जोती हुई भूमि को अपहृत कहा जाता है। तो बिना जोती हुई भूमि को उस भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपहृत भूमि कहा जाता है। यह गुप्त काल राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी कि टर्म है। चीनी कब का है, देखिए तो ये जो अपहृत टर्म कब यूज किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये गुप्त काल में किया गया था। तो चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी, तो ये किया था 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। चीनी यात्री सुंगयून 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। तो हेनसांग। तो देखिए हर्षवर्धन और हेनसांग दोनों एच से होगा, तो आपको कंफ्यूजन हो तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, हर्ष और हेनसांग, हर्षवर्धन और हेनसांग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईसा में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के पूर्व उसने ग्रंथ लिखा सीयूकी। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा ये हेनसांग के द्वारा लिखा गया है। तो हर्षवर्धन, हेनसांग और सीयूकी, ये आपको तीनों याद रखना है। हेनसांग के टाइम पीरियड में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हेनसांग आया और उनके द्वारा बुक जो लिखा गया वो था सीयूकी, एकदम से आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा राजतरंगिणी। ये भी काफी बार पूछा गया है, यहाँ पे एक ही बार दिया गया लेकिन इससे ज्यादा बार पूछा गया है। आगे ये प्रश्न आपको दिखेगा, ध्यान रखिएगा। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि कलहन में किसका डिस्क्रिप्शन है,
तो कश्मीर का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासन काल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट है उदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्न से किस राज्य में अवस्थित था, इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहार में, ध्यान रखिए। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा नान्यदेव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, जो कि 1097 से 98 ईस्वी में थे, वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। तो देखिए, अब पूछा गया कि कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ था, तो सिमरावगढ़ था। काफी ज्यादा हाईलाइट ये हो गया। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इसको। एक सेकंड। सिम सिमरावगढ़ को राजधानी बनाया गया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए, मिथिला का स्वर्ण युग, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कब कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1097 से 1325 के काल में जो कर्नाट वंश था, उसके शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा हरि सिंह था। संस्थापक कौन था, नान्यदेव, और अंतिम शासक तो हरि सिंह। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाट वंश का नान्यदेव संस्थापक और हरि सिंह KNH, ये आपको कीवर्ड याद रखना है। हरि सिंह जो आखिरी शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरचक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये हरि सिंह के द्वारा, हरि सिंह देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के समय में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, बदहक, रथकार आदि का अभिभार्व अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनवर्षित। इनमें पहले प्रकार का शूद्र की अस्पृश्यता माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा आपका कश्मीर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति तथा सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। तो सारा यहाँ पे ध्यान है, देखिए कुषाण शासक किसमें कश्मीर में हुआ, कहाँ, तो कुंडल वन में, और अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया। अशुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों की कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुआ और इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर यानी सर्वकामिनी थे। तो यहाँ पे देखिए, आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ जितने बौद्ध संगीत थे वो भी आपका क्लियर हो गया। तो सबको ध्यान में रखिएगा। और देखिए, एक बार रिवीजन करने से आपका अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और साथ में उनको भी शेयर कीजिए जो इस तरह के सेशन के इच्छुक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुआ था आपका राजगिरी, अभी हम लोग देख चुके हैं। फिर आपका बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनको सुमेल करना है। तो देखिए, इसका आंसर ही डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जन्म का हो जाएगा आपका लुम्बिनी, कहाँ हुआ था। फिर ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था,
तो बोध गया, तो ये आपको जवान पे होना चाहिए। प्रथम प्रवचन, तो ये हो जाएगा सारनाथ, और निधन कुशीनगर। चलिए, ये तो अब तो आपको इजी लगने लगा होगा इतना पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए तो कब हुआ, तो बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो देखिए सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपतन भी है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन से भी नाम से जानते हैं। तथा कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में, और ये जो उनका निधन हो गया उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखिएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण यानी कि बनाया गया, जहाँ तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, आप सभी लोग जानते होंगे। बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध के बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल माना गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला महाबोधि टेम्पल को, तो ध्यान रखिएगा 2002 में मिला। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये कनिष्क के काल में हुआ। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। देखिए महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ उनके बोधिसत्वों को भी पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये रिपब्लिक गणतंत्रात्मक, तो इसका सही जवाब होगा आपका वैशाली। 6ठी ईसा पूर्व में विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो देखिए जितने भी 16 महाजनपद थे सभी में राजतंत्रात्मक था। बाकी ये जो बज्जी और मल हो गया वहाँ आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो कहाँ उपलब्ध है, तो ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगुंतकर निकाय में है। तो आप देख लीजिए कौन कौन था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतकर निकाय में ओडस महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। तो कौन कौन सा देख लीजिए, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और गांधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनों में एकमात्र महाजनपद अस्मक, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तब इसको ध्यान में रखिएगा। कुल जितने भी 16 महाजनपद थे उनमें से दक्षिण भारत में कौन सा था, तो वो था आपका अस्मक। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। जन जनवसव सूत्र में केवल 12 राज्यों का ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी पोडस महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। तो देखिए ये जो है 16 नाम कहाँ से बोलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतकर निकाय में पोडस महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ के अगुंतकर निकाय में ये 16 महाजनपदों का नाम वर्णित है, और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी आप याद रखिए चाहे नहीं रखिए, लेकिन इसको रखना होगा कि दक्षिण भारत में कौन सा था, तो अस्मक था। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ध्यान रखिएगा ये गुप्त काल में हुआ था। नालंदा एक विख्यात और बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुधगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बाल्यदित नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान दिया।
नेक्स्ट आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग आया। ध्यान रखिएगा किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। कौन सा बुक लिखा गया था? तो सुयुकी। आप रिकॉल करते जाइए, तभी आपका सही से रिवीजन रहेगा। आपको आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये क्वेश्चन देखिए बीच में आ गया है, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसका आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। देख ही लेते हैं, अब आ गया तो मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी की वृत्ताक्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट आपके नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके कथन और दूसरा कारण दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए, कथन है आपका 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्य संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोनों ए और आर, यानी कि सर्सन रीजन यानी कि कथन और कारण सही है, परंतु जो आर और ए यानी कि कथन है, कारण सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब कथन का जो कारण है वो सही व्याख्या, ये कथन है इसका कारण जो सही व्याख्या नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी में मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट है आपका, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो यहाँ देख लेते हैं, मगध प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज और चंपा। तो दिए गए विकल्पों में ए और सी सही है। तो देखिए यहाँ पाटलिपुत्र भी है, सही भी है, मतलब राजगिरी भी सही है। तो मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तथा मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाली प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश पृथ्वी वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसे गिरिब्रज ने अपनी राजधानी बनाया। तो नेक्स्ट है आपका, तो इस वजह से यहाँ पे आपको उत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका गिरिब्रज था, बाद में पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट आपका, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 66वीं में पूछा गया था। तो प्रथम राजधानी यहाँ पे ऑप्शन ई के कारण हम लोग इसको यहाँ पे देखिए राजगिरी था प्रथम राजधानी, तो राजगिरी ऑप्शन नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ई दिया गया है। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश ने। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा थे। उग्रसेन, जिन्हें पुराणों में महापद्म कहा गया है। फिर दूसरा पुंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसानक, दशसिद्धक, कवर्त तथा धननंद। नंदवंश में जनता के बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। स्पष्ट है कि विकल्प ये सही उत्तर है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कौन है वो?
चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, तो वो ग्रंथ है विशाखादत्त। किसके तो वो ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल, देखिए आप चंद्रगुप्त को क्या वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। किसको, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को तो वृषल और कुलहीन। किसमें, तो मुद्रा राक्षस ये जो बुक है विशाखादत्त का द्वारा उसमें कहा गया है। तो 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रम गुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका वनिधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मगर कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। इसका सही जवाब होगा आपका धनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। तो देख लीजिए सिकंदर समकालीन कौन था, धनानंद। इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ध्यान रखिएगा ये लकड़ी से बना था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। बुलंदी बाग के निकट के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ये शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान किस लिए किया गया था, केंद्रीय स्तर पे अष्टप्रधान का ये प्रशासन को राज्य में सही रूप से व्यवस्था करने के लिए, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जाता। तो ये मंत्रिमंडल नहीं थे, जस्ट लाइक अभी सेक्रेटरी जो होता है उनके तरह था, सिर्फ उनको सजेशन देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। तो मौर्य साम्राज्य भारत की विजय के अभिलेख हो जैन एवं तमिल तारीख में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य साम्राज्य के समय में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की अशोक के अभिलेख जैन एवं तमिल साक्ष्यों से। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका सही जवाब होगा रुद्रा दमन व जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रुद्रा दमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत का चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ध्यान रखिए श्रीलंका, ये अशोक के साम्राज्य में नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं तापपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। ये जितने भी जगह दिए उसको छोड़ के अशोक का सब पे साम्राज्य था उसका, क्योंकि इन राज्यों का प्रत्यंत तथा सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्राकृत है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है, तो देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं शिलालेख। तो शाहबाजगढ़ी से, मानसेहरा से, कालसी से, गिरनार से, धौली से, चौगढ़ से, अरगुडी से तथा सोपारा से। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि, ध्यान रखिएगा, भाषा प्राकृत था, लिपि ब्राह्मणी था, लिखे गए केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तो ध्यान रखिएगा, सारा आपका लिपि ब्राह्मणी है, बस 2 शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये इसका जो लिपि है वो खरोष्टी है। तो इस एक्सेप्शन हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा में अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा आपका खरोष्टी। दाहिने से यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है उस टाइप से। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो आंसर देखिए ई दिया गया है। एक्सप्लेनेशन आइए देख लेते हैं तो समझ में आएगा। अशोक धर्म का नैतिक संहिता संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिनबे बहुकायने दया दाने, सच्चे सोचिए माध्य साधुवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। तो ये देखिए एक से ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पे, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा आपका भामरू स्तंभ। भामरू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मागध संग अभिभादेन्तु आहा अपावा दंत च, यदि अभिलेख यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शी। अशोक ने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र एवं अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ये भी प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही जवाब देखिए ई दिया गया है। तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प,
एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज के द्वारा विभाजित किया गया है। मेगास्थनीज ने भी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो देखिए कौन कौन सा श्रेणी है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो देखिए, तो सिमिलर क्वेश्चन है जो कि यहाँ भी पूछा गया आपका 646 बीपीएससी में, और फिर यहाँ भी पूछा गया 63rd में भी। तो देखिए क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, इसीलिए मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ जुड़ी हुई जितने भी तथ्य हैं, बातें हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका आंसर है ई। देखिए ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में पूछा गया। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत में आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। देखिए नाम क्लियर नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा ई दिया गया। यह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा इंडिका। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को अष्टनमोई कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सरयू नदी पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी, पर अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। देखिए यहाँ पे इसलिए आंसर तो ऐसे उदयन होना चाहिए, नहीं था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा। अब देखिए बीपीएससी का है, अब ई भी हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई भी हम लोग आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि उदयन उदयन के द्वारा किया गया था। तो भाई बीपीएससी बीपीएससी है, तो उनके द्वारा ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ध्यान रखें, इसका सही जवाब होगा बीमा कदफिशेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिशेस ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? इंपॉर्टेंट है, तो कुषाणों के समय में, ध्यान रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। जिससे प्राय सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। इन दोनों को कनिष्क और ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित है। तो ये क्वेश्चन जो देखिए अभी बिहार एसआई में भी क्वेश्चन यहाँ इस पे आधारित क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीपीएससी में आपको काम आएगा, किसी भी तरह आप या तो एसआई मेंस कर रहे हैं, सीडीपी हो गया, बीपीएससी तो है ही, इसके अलावा अन्य जहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन आता है, तो वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क आंसर हो जाएगा इसका। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क ने राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ये, तो आगे देख लेते हैं। एक ही चीज को एक्सप्लेन करना बार बार सही उचित नहीं होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही जवाब होगा कण्व यानी कण्व। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व एवं कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका सही जवाब हाथी गुफा लेक के साथ। कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था।
उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें हार्वेल के बचपन शिक्षा राजाभिषेक तथा राजा होने के साथ से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रम क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ये भी ध्यान रखिएगा, खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत जो है वो है आपका हाथी गुफा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसवांग के आगमन तथा गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरार, सोनपुर, सौगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्र के भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका ई दिया गया है। तो देख लेते हैं क्यों दिया गया। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों का व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृग कच्छ यानी भड़ौज था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर बीपीएससी द्वारा ई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सष्टांग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को, अब देखिए गुप्त काल में भूमि कर को क्या उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त। भागवत वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो ध्यान रखिएगा, गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? विष्णु का वाहन गरुड़ था। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर दिया गया है ई। ई क्यों दिया गया था? सुश्रुत को शैल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटकार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार है, जिसे कालिदास ने भाषा और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयोग में किसी ने कार्य नहीं किया। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना था। क्योंकि शुरुआत में आपका ए दे दिया गया था और बाद में चूंकि गुप्त काल प्रारंभ में 275 एडी में श्री गुप्त में प्रारंभ होता है, तो सुश्रुत का महाकाल प्राय 600 बीसी से 1500 बीसी है, करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत ने गुप्त काल का समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। तो इस वजह से आंसर यहाँ पे दिया गया है। टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, चीनी यात्री हिंसन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका नालंदा। चीनी यात्री हिंसन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हिंसंग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने
योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हिंसांग पुनः नालंदा और व्याख्यान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही जवाब होगा आपका मथुरा। चीनी यात्री हिंसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए मथुरा जो था सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए, मतलब काफी अच्छे क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध था। हिंसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजा कर रखी जाती थी। नेक्स्ट है आपका, कवि बान निवासी थे। तो पाटलिपुत्र का बानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं थे। ध्यान रखिएगा, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक इनके द्वारा लिखा गया, तो बानभट्ट के द्वारा। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। तो कब किया? तो आंसर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीनी यात्री इत सिंह का भ्रमण किया है 671 से 672 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। वह जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 693 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त। हिंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे संपर्क था? तो जावा सुमात्रा से। ध्यान रखिएगा इसको। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका आंसर हो जाएगा आपका बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे मुसलमान होगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण के सहयोगी थे। इसका सही जवाब होगा चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए। यहाँ मंदिरों में कदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल, ध्यान रखिएगा, पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान और उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा कदम। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल तथा स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर
उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विसल तथा कुलहीन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कहा गया है। धुंडी राज्य ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा टीका लिखा गया है मुद्रा राक्षस पर, तो धुंडी राज के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चंद्रवत दाई। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज यानी कि राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवदाई पृथ्वीराज रासो की रचना की। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 ईस्वी में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रातियोग गंधरायन, स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालुचरित्र, दूध घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम वियोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक और अभिमारक एवं चारुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमार संभव का महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो सही जवाब होगा आपका कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इनमें 17 सर्ग है, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिक की जन्म का वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो, देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप तथा वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट। तो हरिश्चरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों का आदि का विस्तृत वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका चोल। और ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गोपुरम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उसके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो देखिए, चोल काल में जो मंदिर बनाया गया उसकी विशेषता मंदिर नहीं बल्कि गोपुरम है। जैसे वो चारों तरफ से आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ दरवाजा रहता था जिसपे काफी कलाकारी रहता था। तो आप साउथ का कोई भी टेम्पल देख सकते हैं गूगल सर्च करके। तो इस प्रकार देखिए आपका यहाँ पे ये जो था एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का जितना भी क्वेश्चन था, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अभी तक बीपीएससी में, जो कि आपका 1992 से 2020 यानी कि 66वीं बीपीएससी जितने भी प्रश्न पूछे गए उसको मैंने यहाँ पे डिटेल आप लोग के लिए लेकर आया,
क्वेश्चन के साथ उसका आंसर तो बताने के साथ साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप लोग का नॉलेज और इन्हेंस हुआ होगा, क्योंकि जितने भी देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये घटना चक्र, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को पता ही है, जितने भी पीसीएस एग्जाम करवाए जाते हैं या यूपीएससी, उसका क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन था वो सारा आपका बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए, अब इस सेशन को यहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन को काफ़ी इन्जॉय किए होंगे और आपका नॉलेज इससे बहुत इन्हांस हुआ होगा। तो और भी सेशन जो अभी आगामी दिनों में आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी एंसेंट हो गया, अब मॉडर्न मिडिवल का लाऊंगा, यानी कि मध्यकालीन इतिहास का, और उसके बाद मॉडर्न टेक्निक में हम लोग जाएंगे, और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट जो है और उसका। तो आप बस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जितनी बार रिवीजन कीजिएगा उतना हेल्प होगा, उतना अच्छे से रिवीजन होगा। चलिए सेशन का एंड करने से आप बहुत धन्यवाद।